हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग प्लासी युद्ध के कारणों तथा इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 18वीं सदी के राजनीतिक घटनाक्रमों को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि इसका अवलोकन करने के बाद अथवा इसे समझने के बाद आप विभिन्न भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं के साथ साथ मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी आसानी से उत्तर दे पाएंगे। निश्चित रूप से अध्ययन सामग्री आपके लिए काफी उपयोगी है, तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी के मैदान में एक ऐतिहासिक लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी, जो अपने परिणामों को लेकर के आधुनिक भारतीय इतिहास में काफी महत्व रखती है। दोस्तों, प्लासी जो था वह बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले हम लोग प्लासी युद्ध के पूर्व अर्थात 18वीं सदी के पूर्वार्ध के कुछ प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा करते हैं, ताकि इस विषय को समझने में आसानी हो। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल दरबार में राजनीतिक षड्यंत्रों और गुटबंदियों का दौर प्रारंभ हो गया था। मुगल शासक वर्ग में उत्तराधिकार के संघर्षों से केंद्रीय शासन शिथिल होने लगा और इस अव्यवस्था के कारण क्षेत्रीय राज्यों में स्वतंत्रता की भावना बलवती होने लगी। जैसा कि आपको पता है कि मुगल शासन एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था थी और इसमें सैन्य तत्वों की प्रमुखता थी, अर्थात एक मजबूत केंद्रीय शासक ही साम्राज्य को अक्षुण्ण रख सकता था। जैसे ही केंद्रीय शासन कमजोर हुआ, क्षेत्रीय राज्यों ने स्वतंत्रता के प्रयास आरंभ कर दिए। ऐसी स्थिति में बंगाल भी अछूता नहीं रहा। विशेषकर सल्तनत काल से ही संसाधन संपन्नता एवं केंद्र से इसकी दूरी के कारण इसकी प्रवृत्ति विद्रोही रही थी। दोस्तों, आपको पता है कि सल्तनत काल में भी बंगाल में हमेशा जो है सो विद्रोह हुआ करते थे। जो भी सूबेदार नियुक्त किए जाते थे, तो चूंकि बंगाल काफ़ी संसाधन संपन्न था और केंद्र से दूर भी था, ऐसी स्थिति में यहाँ के सूबेदार स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे, जो केंद्रीय शासन के लिए चुनौती हो जाता था। इसकी चर्चा हम लोग सल्तनत काल से संबंधित अपने अध्ययन सामग्री में करेंगे। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भी यह व्यावसायिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत का एक समृद्ध प्रांत था और यूरोप को निर्यात होने वाले सामानों का लगभग 60% हिस्सा केवल बंगाल से निर्यात होता था। दोस्तों, बंगाल में अंग्रेजों के एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय से संबंधित अध्ययन सामग्री में भी मैं इस तथ्यों को रेखांकित किया है। मैंने आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के समय में अजीमुस्सान, जो बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था, इसको औरंगजेब ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया था और 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 1717 में फरखुशियर, जो मुगल शासक था, इसने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसके बाद फिर मुगलों का बंगाल की राजनीति में कभी भी हस्तक्षेप नहीं हुआ। ये याद रखें, जैसे ही 1717 में फरखुशियर ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया, उसके बाद से बंगाल हमेशा के लिए कट गया। हालांकि मुर्शिद कुली खान
समय समय पर बंगाल से मुगल शासन को जो राजस्व जाता था वह देता रहा था। अलीवर्दी खान के समय में जाकर के पूरी तरह से यह बंगाल माने मुगल शासन से पूरी तरह से अलग हुआ था और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में नवाब के पद पर वंशानुगत दावा स्थापित कर दिया था। आगे बढ़ें। मुर्शिद कुली खान के जो उत्तराधिकारी जो बंगाल में जिन्होंने शासन किया, जो नवाब बने, उसमें शुजाउद्दीन था जो 1727 से 1739 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद सरफराज खान आया जो 1739 से 1740 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद अलीवर्दी खान 1740 से 1756, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर इसके बाद नवाब बना जो 1757 से 1760। उसके बाद मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक शासन किया। मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर नवाब बना बंगाल का, जो 1763 से 1765 तक शासन जिसने किया। मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला को जो है सो अंग्रेज़ों ने शासन सौंपा, उसने 1765 से 1766 तक शासन किया। इसके बाद सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला ये शासक हुए। तो इस तरह से मुर्शिद कुली खान को अगर शामिल कर लें तो कुल 12 नवाबों ने बंगाल में शासन किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, वैसे ही राजनीतिक घटनाक्रमों में तेजी से बदलाव शुरू हुआ, जो अंततः पलासी के युद्ध के रूप में सामने आया। वैसे बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच तनाव पहले से ही विद्यमान थे, लेकिन सिराजुद्दौला के शासनकाल में इसमें काफ़ी वृद्धि हो गई। सिराजुद्दौला जो था अलीवर्दी खान के छोटी पुत्री का बेटा था, जिसे अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बना तो इसका विरोध शुरू हो गया। इसके विरोधियों में अलीवर्दी खान की जो बड़ी पुत्री थी घसीटी बेगम, जो सिराज की मौसी थी नाते में, उसने सिराजुद्दौला के दीवान राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ के सहयोग से सिराजुद्दौला का विरोध करने लगी है, क्योंकि घसीटी बेगम खुद बंगाल का नवाब बनना चाहती थी। इसकी शादी ढाका के एक नवाब से हुआ था। बाद में बैंकर जो था जगत सेठ, एक व्यापारी था अमीचंद, प्रधान सेनापति जो मीर जाफर था, और जो एक सेनापति था राय दुर्लभ, यह भी जो है सो ये लोग भी जो है सो सिराज के विरोधी हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब सिराजुद्दौला के नवाब बनने का विरोध अलीवर्दी खान के एक अन्य पुत्री का पुत्र शौकत जंग ने भी किया था। यह शौकत जंग जो था वह पूर्णिया का नवाब था। शौकत जंग पूर्णिया का नवाब था। इसने भी सिराजुद्दौला का विरोध किया, लेकिन अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने इसे परास्त कर मार डाला था। इसी बीच अंग्रेज और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध जो है सो यूरोप में चल रहा था। अतः भारत में भी अंग्रेजों के व्यापारिक कोठियों पर फ्रांसीसी हमले की आशंका थी। अतः अंग्रेजों ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम की जो एक व्यापारिक कोठी थी, उसकी अतिरिक्त किलेबंदी कर दी, अर्थात अतिरिक्त रूप में सेना वहां रख दी, जो नवाब की संप्रभुता को खुली चुनौती थी, जिसका विरोध सिराजुद्दौला ने किया। अतः सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों ने इसके विरोधियों से हाथ मिलाया, जो अपने अपने स्वार्थों के कारण अंग्रेजों के साथ हो लिए। आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद का एक अन्य मुख्य कारण यह भी था कि अंग्रेज फरखुशियर से मिले व्यापारिक विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। अतः सिराज ने
उसे मान्यता नहीं दी। जो विशेषाधिकार प्रदान किया था फर्रुखसियर ने, उसको वह नहीं माना। जब किलेबंदी रोकने के लिए सिराज के निर्देश को अंग्रेजों ने नहीं माना, जो फोर्ट विलियम की अतिरिक्त किलेबंदी अंग्रेजों ने कर ली थी, तो उस किलेबंदी को रोकने के लिए सिराज ने निर्देश दिए, तो अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। हालांकि फ्रांसीसी व्यापारियों ने मान करके अपनी किलेबंदी को रोक दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना। तब सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और 15 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद रोजर ड्रेक, जो उसका प्रभारी था फोर्ट विलियम का, अपने सहयोगियों के साथ किला छोड़ करके फुल्टा भाग गया और फुल्टा में जाकर के इन लोगों ने शरण ली। यह भी प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है और यह प्रश्न अक्सर प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा जाता है। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। 20 जून 1756 को। आगे बढ़ते हैं। अब सिराजुद्दौला के शासनकाल से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है, जो ब्लैक होल की घटना कहलाती है। जब फोर्ट विलियम पर सिराज का अधिकार हो गया, तो एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल था। इसके साथ लगभग 146 अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हॉलवेल ने ही इस घटना का जिक्र किया है। तो हॉलवेल के विवरण के अनुसार स्त्रियों एवं बच्चों सहित इन 146 व्यक्तियों को सिराजुद्दौला ने एक तंग कोठी में बंद कर दिया, जिसमें से कुल 123 व्यक्ति दम घुटने से मर गए और केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। तो दोस्तों, ब्लैक होल की घटना का वर्णन हॉलवेल ने अपने विवरण में दिया है। आगे बढ़ें। कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद किले का नियंत्रण सिराज ने मानिक चंद को सौंप दिया और कलकत्ता का नाम बदल करके उसने अलीनगर रख दिया। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और सिराज जो है वह शौकत जंग से निपटने के लिए, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया था पहले, शौकत जंग से निपटने के लिए मुर्शिदाबाद लौट गया। इसके बाद जैसे ही कलकत्ता के पतन की खत का समाचार मद्रास पहुंचा, तो मद्रास से वाटसन और क्लाइव, ये दोनों अंग्रेज अधिकारी बंगाल आए और मानिक चंद ने घूस लेकर के फोर्ट विलियम का जो किला था, व्यापारिक कोठी थी, उसे अंग्रेजों को सौंप दिया। तो यहाँ मानिक चंद ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। आगे बढ़ते हैं। अब अलीनगर की संधि एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। तो फरवरी 1757 में कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार होने के बाद सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से अलीनगर की संधि करनी पड़ी। वह बाध्य हुआ यह संधि करने के लिए, क्योंकि उसके जो भी साथी थे वो गद्दार निकल गए। मानिक चंद गद्दार निकल गया था और अन्य पर भी जो है सो अब सिराजुद्दौला को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि अपनों ने ही सिराज के साथ विश्वासघात कर दिया था और सिराज को अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं रह गया था। इसलिए मजबूर होकर के सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को की। इस संधि शर्तों के अनुसार सिराज ने फर्रुखसियर द्वारा जो प्रदान किए गए विशेषाधिकार थे, उन व्यापारिक विशेषाधिकारों को सिराजुद्दौला ने मान्यता प्रदान कर दी। फोर्ट विलियम की अतिरिक्त किलेबंदी का अधिकार भी अंग्रेजों को प्राप्त हो गया और सिराज को क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी राशि सिराज ने अंग्रेजों को देने का वादा किया। आगे बढ़ते हैं। अब पलासी का युद्ध, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं।
महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को हम लोग देखेंगे। अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेज बंगाल में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे। ऐसे में सिराजुद्दौला जैसे नवाब के बजाय वे एक ऐसा नवाब चाहते थे जो उनके नियंत्रण में रहे, ताकि उनके व्यापारिक हित सुरक्षित रहें। फर्रुखसियर से वर्ष 1717 में जो व्यापारिक विशेषाधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुए थे, अंग्रेज इसका निर्विघ्नता पूर्वक क्रियान्वयन चाहते थे। अतः अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर यह आरोप लगाया कि उसने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है और अंग्रेजों के शत्रुओं विशेषकर फ्रांसीसियों से मिलकर के उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। ये अंग्रेजों ने आरोप लगाया सिराजुद्दौला पर। अंग्रेजों ने सिराज पर फ्रांसीसियों पर कार्रवाई करने का दबाव डाला, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया सिराजुद्दौला ने। तब उन्होंने मार्च 1757 में चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती जो थी उस पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, ताकि सिराजुद्दौला और फ्रांसीसियों में कोई गठजोड़ स्थापित नहीं हो सके। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरोधियों से भी हाथ मिला लिया और सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। इसके विरोधियों में मीर जाफर जो प्रधान सेनापति था और अन्य सेनापति जैसे राय दुर्लभ, लतीफ़ खान और मोइनुद्दीन खान, ये अन्य सेनापति थे। मानिकचंद जो कलकत्ता का प्रभारी था, जिसने कलकत्ता जो है सो फोर्ट विलियम अंग्रेजों को सौंप दिया था घूस लेकर के। व्यापारी एक था अमीचंद, एक बैंकर जगत सेठ था, इसका एक अन्य नाम फतेह चंद भी था, आदि शामिल थे सिराजुद्दौला के विरोधियों में। व्यापारी अमीचंद ने अंग्रेजों तथा सिराज के विरोधियों के बीच 10 जून 1757 को संधि वार्ता करवाई थी। वस्तुतः यह संधि वार्ता जो थी वह अमीचंद के घर पर हुई थी। अमीचंद से हालांकि अंग्रेजों ने कुछ वादे भी किए थे कि बंगाल के नवाब के कोष का 5% हिस्सा अमीचंद को दे दिया जाएगा, लेकिन अमीचंद ने जो है सो अतिरिक्त रूप में कुछ ज़्यादा रकम की मांग की, तो इसको जो है सो पहले तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में वे मुकर गए और अमीचंद को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। मीर जाफर ने जो अंग्रेजों के साथ संधि की सिराजुद्दौला के विरुद्ध, उस संधि की शर्तें थी कि अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनवाएंगे। इसके एवज में वह लगभग 1,75,00,000 की राशि अंग्रेजों को प्रदान करेगा। दूसरा जो शर्त था कि मीर जाफर 24 परगने की जमींदारी अंग्रेजों को प्रदान करेगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों ने जो है सो बंगाल में ज़मींदारियाँ भी खरीदी थी और उस ज़मींदारियों से जो राजस्व प्राप्त होते थे उससे बंगाल से सामान खरीद करके ये यूरोप भेजते थे। तो 24 परगने की ज़मींदारी अंग्रेजों को प्रदान करने का जो है सो भी वादा मीर जाफर ने अंग्रेजों से किया। साथ ही संपूर्ण बंगाल में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की अनुमति भी प्रदान की जाएगी। यह भी संधि का एक महत्वपूर्ण शर्त था। बंगाल में कंपनी को सिक्के ढालने का भी अधिकार प्राप्त होगा और सिलहट के चूना व्यापार में भी कंपनी ने अपना अंश निर्धारित किया कि उस चूना व्यापार में भी कंपनी को जो है सो हिस्सा प्राप्त होगा। तो इस तरह से सिराजुद्दौला के विरुद्ध उसके विरोधियों ने संधि कर ली अंग्रेजों से। आगे बढ़ते हैं। अब पलासी युद्ध के समय के घटनाक्रमों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी के तट पर जो है सो प्लासी का मैदान स्थित था। तो इस प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला की जो अग्रिम सैन्य टुकड़ी थी उसका नेतृत्व जो है सो मीर मदान और मोहनलाल कर रहे थे और मीर मदान और मोहनलाल ने बड़ी बहादुरी से क्लाइव की सेना के साथ संघर्ष किया।
लेकिन इस संघर्ष में मीर मदान जो है वह युद्ध में ही मारा गया। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न इससे संबंधित। जो मीर जाफर था मुख्य सेनापति, राय दुर्लभ सेनापति जो था, लतीफ़ खान भी एक सेनापति था और मोइनुद्दीन खान भी सेनापति था। ये सभी सेना के साथ खड़े रहे और तमाशा देखते रहे। वस्तुतः इन लोगों ने लड़ाई लड़ी ही नहीं। नतीजतन 9 बजे सुबह हुआ जो युद्ध शुरू हुआ था 2 बजते बजते खत्म हो गया। मीर मदान जैसे ही मरा युद्ध में, तो मीर मदान के मरने के बाद षड्यंत्र को देखते हुए सिराज मैदान से भाग खड़ा हुआ और भागते हुए सिराज को मीर मदान का जो एक पुत्र था, मीर जाफर का एक पुत्र था मीरन, इसने सिराजुद्दौला को पकड़ लिया और इसे मार डाला। इसके बाद 28 जून 1757 को मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बना दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लासी युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका आप सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्लासी युद्ध के कारण और परिणाम इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हालांकि इस विषय पर चर्चा मैंने बंगाल में जो राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय हुआ इससे संबंधित अपने वीडियो में भी इस संबंध में मैंने अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इसे आइए एक बार ताज़ा कर लेते हैं कि प्लासी का युद्ध वस्तुतः बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच बढ़ते हुए तनावों की चरम परिणति थी, जो मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान के समय से ही अंग्रेजों एवं नवाबों के बीच चली आ रही थी। अंग्रेज बंगाल के समृद्ध व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अपना लाभांश बढ़ाने के लिए अन्य यूरोपीय एवं भारतीय व्यापारियों को इससे अलग करना चाहते थे। इसके लिए विभिन्न समयों में अंग्रेजों ने मुगल शासकों जैसे औरंगजेब, फर्रुखसियर तथा बंगाल के सूबेदारों शाह शुजा, शाइस्ता खान, इन लोगों से व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किए थे, जिनका सारांश था कि 3000 रुपये की वार्षिक कर अदायगी के बदले कंपनी के व्यापारिक सामानों को आंतरिक चुंगियों से छूट प्राप्त होगी। इनमें फर्रुखसियर से प्राप्त विशेषाधिकार जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसे विशेषाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो फर्रुखसियर से फरमान अंग्रेजों को मिले थे, व्यापारिक विशेषाधिकार मिले थे फर्रुखसियर के 1717 के फरमान से, उसे मैग्ना कार्टा था वह अंग्रेज व्यापारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन विशेषाधिकारों का बंगाल के नवाबों ने सदैव विरोध किया था। इनका विरोध का कारण था कि कंपनी को मिले विशेषाधिकारों का प्रयोग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए करने लगे थे। वे अन्य व्यापारियों के निजी व्यापार हेतु भी कंपनी के दस्तक धन लेकर प्रदान करने लगे थे। नतीजतन बंगाल का कोष प्रभावित होने लगा। 1717 में फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान के अंतर्गत, जो फर्रुखसियर ने व्यापारिक विशेषाधिकार दिए थे, उसके अंतर्गत 38 गांवों को खरीदने एवं शाही मुद्रणालयों के प्रयोग की जो अनुमति प्रदान की गई थी उस फरमान के जरिए, तो नवाबों ने कंपनी को इसकी अनुमति नहीं दी। अर्थात 38 गांवों को खरीदने की और सिक्के ढालने के लिए शाही मुद्रणालयों के प्रयोग की इजाज़त बंगाल के नवाबों ने नहीं दी थी। नवाब इस बात से आशंकित थे कि अंग्रेजों के इस प्रकार विस्तारवादी होने से खतरा उत्पन्न हो सकता था। कर्नाटक में जो अंग्रेजों का प्रसार हुआ था और उसका जो दुष्परिणाम सामने आया था, तो बंगाल के नवाब इससे पूर्णतः अवगत थे। विडंबना यह थी कि बंगाल के नवाबों को इस बात की समझ हो गई थी, लेकिन मुगल शासकों को इस बात की समझ नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों को मिले विशेषाधिकारों का नवाबों ने इसलिए भी विरोध किया था
क्योंकि जिन क्षेत्रीय शक्तियों जैसे जमींदारों, बड़े व्यापारिक घरानों जिनके सहयोग से बंगाल स्वतंत्र हुआ था, उनके हित भी इससे प्रभावित होते थे। इस बात की चर्चा भी हम लोगों ने पहले कर ली है। तो नवाबों एवं अंग्रेजों के बीच तनाव का एक अन्य कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने नवाब की पूर्वानुमति के बिना अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठियों की किलेबंदी कर ली थी, जो नवाब की संप्रभुता को चुनौती थी। हालांकि किलेबंदी का कारण बारंबार होने वाले जमींदारों के विद्रोह, मराठा आक्रमण का भय और ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच जो तनाव था, उसके कारण कोठियों पर फ्रांसीसी हमले की आशंका थी। आगे बढ़ें। फिर भी 1940 से पहले दोनों के मध्य कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। कारण यह था कि नवाब अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति की श्रेष्ठता से परिचित थे और दोनों पक्ष व्यापारिक विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता और शांति को आवश्यक मानता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो पलासी युद्ध के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन पलासी युद्ध का जो तत्कालीन कारण था, तो तत्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की अतिरिक्त किलेबंदी करना साबित हुआ, जिसका सिराजुद्दौला ने विरोध किया। और 1740 के बाद कंपनी के ब्रिटिश संसद से संबंध सुदृढ़ होने के कारण इसे ब्रिटिश सरकार से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त होने लगी थी। अतः कंपनी भी अब युद्ध के लिए तैयार हो गई थी। तो युद्ध का तात्कालिक कारण फोर्ट विलियम की अतिरिक्त किलेबंदी जो अंग्रेजों ने की थी, वही साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सिराजुद्दौला के हार का कारण क्या था। दोस्तों, इस विषय पर हम लोगों ने पहले ही इस विषय पर चर्चा कर लिया है, जो मेरा वीडियो है कि बंगाल में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय। के.एम. पानिकर एक इतिहासकार हैं। उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट के माध्यम से सिराजुद्दौला के हार के कारणों को रेखांकित किया है कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला था। दोस्तों, मुख्य परीक्षाओं में यदि इस कथन को विस्तारित करने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जो मैंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं उससे इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ें। अब पलासी युद्ध के तत्कालीन एवं दूरगामी जो परिणाम हुए, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से यह युद्ध काफी महत्वपूर्ण था। इसके पश्चात बंगाल के नवाब अंग्रेजों की कठपुतलियां बन गए। इनका उपयोग कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति में किया। बंगाल में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होना अब उनके लिए समय की बात रह गई थी। 1760 में बॉन्डीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को तथा 1764 में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय एवं सुजाउद्दौला की संयुक्त सेना को परास्त करने के बाद इन्होंने बंगाल पर राजनीतिक अधिकार कायम कर लिया अंग्रेजों ने। तो बॉन्डीवास और बक्सर के युद्ध से संबंधित अध्ययन सामग्री भी मैंने अपने पहले वीडियो में प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ें। अब पलासी युद्ध का जो दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम या प्रभाव जो हुआ वह यह था कि अंग्रेजों के भारत में विस्तारवादी होने में इस युद्ध का व्यापक महत्व था। बंगाल के राजस्व पर अधिकार एवं लूट से अंग्रेजों को भारत में अन्यत्र माने अन्य स्थानों में साम्राज्य विस्तार करने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन प्राप्त हो गए। इस प्रकार कंपनी की वित्तीय कठिनाइयां समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त क्लाइव ने 600 सैनिकों की टुकड़ी नवाब की सुरक्षा के लिए बना दी, जिसका खर्च तो नवाब देता था और अंग्रेज भी इस टुकड़ी का उपयोग अन्यत्र साम्राज्य विस्तार के लिए करते थे।
तो भारत में साम्राज्य विस्तार में, अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार में इस युद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ें। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस युद्ध ने बंगाल में लूट की एक अनवरत प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। यह लूट मुख्यतः दो रूपों में होती थी। प्रथम कि नवाब के विद्रोहियों से नवाब के खिलाफ लड़ने के लिए अंग्रेज भारी मात्रा में रिश्वत एवं नजराना प्राप्त करते थे, जो उनकी निजी कमाई थी। दूसरे, बनाए गए नवाब से अपने व्यापारिक हितों के अनुकूल विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करते थे। इस आर्थिक लूट के कई दुष्परिणाम सामने आए। भारत से धन निकास का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, भारत से धन निकास से संबंधित अलग से मैं एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जो चौथा महत्वपूर्ण परिणाम हुआ इस युद्ध का, तो बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाने से कारीगरों एवं कृषकों का शोषण प्रारंभ हुआ, क्योंकि अब अंग्रेजों पर किसी का नियंत्रण नहीं था। इसका दुष्परिणाम हस्तशिल्पों के पतन, कृषकों की दयनीय दशा आदि अनेक रूपों में सामने आए। आगे बढ़ें। सर यदुनाथ सरकार एक इतिहासकार हैं। इन्होंने पलासी युद्ध को भारत में मध्यकाल के अंत और आधुनिक काल के उदय के रूप में देखा है इन्होंने, क्योंकि कालांतर में इस युद्ध के बाद आधुनिक राजनीतिक प्रणाली, सैन्य व्यवस्था, न्याय एवं कानून व्यवस्था की स्थापना भारतवर्ष में हुई। तो ये कुछ प्रमुख परिणाम थे पलासी युद्ध के। अब दोस्तों हम लोग प्रारंभिक परीक्षापयोगी कुछ प्रमुख तथ्यों पर विचार करेंगे, जो प्रश्न अक्सर प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सरफराज खान जो था बंगाल का नवाब, इसने हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। गिरिया के युद्ध में इसने अलीवर्दी खान को परास्त करके मार डाला और बंगाल का नवाब बन गया। जैसा कि हमने पहले बताया कि अलीवर्दी खान ने मुगल शासक को भेजे जाने वाले राजस्व को बंद करवा दिया, अर्थात बंगाल पूरी तरह से अलीवर्दी खान के शासनकाल में स्वतंत्र हो गया मुगल शासन से। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से किया है। यह भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ें। सरफराज खान ने हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है, लेकिन मीर जाफर कंपनी की मांग से त्रस्त होकर के चिननसुरा के डचों से सहायता की मांग की थी। अतः अंग्रेजों ने 1759 में बेदरा की लड़ाई में डचों को परास्त करके उनकी चुनौती समाप्त कर दी थी। तो बेदरा की लड़ाई अंग्रेजों और डचों के बीच हुई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद कई प्रशासनिक सुधार किए थे। प्रशासन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप रोकने के लिए, इनका कम से कम हस्तक्षेप हो अंग्रेजों का, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। तो मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर में स्थानांतरित किया था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि मीर कासिम ने अवाब और खिजरी जमा नामक नए कर भी लगाए थे, और साथ ही साथ इसने पुराने करों पर उपकर अर्थात सेस भी वसूला था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम के कहने पर जब अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग नहीं रोका, तब उसने समस्त आंतरिक करों को हटा दिया, ताकि इसका वैसे भी जो दस्तक जो दूसरे व्यापारियों को अंग्रेज प्रदान करते थे, तो राजस्व का बंगाल के कोष में राजस्व तो प्राप्त होता नहीं था। तो उसके बाद मीर कासिम ने आंतरिक जितने भी कर थे सभी व्यापारियों के लिए उन्होंने कर मुक्त जो है सो व्यापार की व्यवस्था लागू कर दी। इसका भी अंग्रेजों ने विरोध किया।
अगला तथ्य कि मीर कासिम ने यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित एक सैन्य टुकड़ी भी बनाई थी जो गुरगिनर खान एक अर्मेनियाई था उसके नियंत्रण में थी। इसने मुंगेर में एक बंदूक की फैक्ट्री की भी स्थापना की थी मीर कासिम ने। तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आप बेहतर तरीके से समझ लें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।